हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा ओम्स लॉ का। द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। इस बात पे ध्यान दो, एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर। जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहे तब ओम्स लॉ का ये होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये आर आएगा, V इक्वल टू आर आई। यही होता है ओम्स लॉ। ये दूसरा ओम्स लॉ आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना होता है, 11th 12th में या बीटेक में। तो यहाँ पे क्या है, मैंने समझाने के लिए बस लिख दिया यहाँ पे, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो करंट डेंसिटी क्या J से डिनोट करते हैं, करंट बाई एरिया होता है करंट डेंसिटी। कंडक्टिविटी होता है 1/r, और यहाँ पे होता है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन होता है लेंथ के टर्म में, वो आप लोग 12th में पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो ये हुआ ओम्स लॉ के बारे में सिंपल सा। ये हुआ एक्सप्रेशन आपका, सिंपल हुआ। इसका यूज देखेंगे हम लोग आगे आने वाले टाइम में, देखेंगे अभी वीडियो में यूज। तो अब देखो लिमिटेशन भी इसका कुछ लिमिटेशन क्या है। इट नॉट एप्लीकेबल फॉर द नॉन लीनियर डिवाइस। नॉन लीनियर डिवाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेमीकंडक्टर सर्किट या डिवाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और यूनिलैटरल डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है। तीनों का मतलब एक ही है। कैसे एक है मैं समझाता हूँ। देखो नॉन लीनियर डिवाइस को चेक करने के लिए हम लोग को एडिटिविटी और होमोजिनिटी चेक करना होता है। एडिटिविटी होमोजिनिटी आप लोग को मैं बताऊँगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा हायर क्लास का चीज़ है, इसलिए बस इतना समझ लो अभी। एडिटिविटी और होमोजिनिटी अगर सेटिस्फाई कर रहा है वो, तो नॉन लीनियर लीनियर उसी से हम लोग देखते हैं। दोनों एडिटिविटी नेचर उसका देखते हैं और होमोजिनिटी नेचर देखते हैं। ठीक है, अब देखो सेमीकंडक्टर डिवाइस तो आप लोग सुने होंगे, शायद नाम नहीं सुने हो तो मैं बता देता हूँ। देखो डायोड होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, और ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी होता है, मॉसफेट होता है, सब हायर क्लास का। डायोड नॉर्मल आप लोग समझो, डायोड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये डायोड, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, तो अब यूनिलैटरल डिवाइस भी इसी से समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पे कहाँ समझाऊँ मैं, यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, इस बॉक्स में मैं समझा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा इसमें ब्रीफ नहीं समझना, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेस ले रहा हूँ। देखो आप लोग देखोगे लीनियर डायोड का, अगर हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे तो डायोड वर्सेस आई का कर्व बनाओगे तो ऐसे रहता है, वोल्टेज वर्सेस आई का कर्व ऐसे ऐसे। और आप लोग इसका कर्व बनाओगे V वर्सेस I का, तो लीनियर है तो मतलब ऐसे रहेगा आपका, ऐसे। ठीक है, तो देखो ये इसमें समझने के लिए थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओ कि I देखो यहाँ पे है, I क्या हो रहा है कि I बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव में भी बढ़ा रहा हूँ मैं, वोल्टेज को पॉजिटिव दे रहा हूँ तो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा, मैं वोल्टेज उल्टा कर देता हूँ तो करंट निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। लेकिन डायोड के केस में ऐसा नहीं है, पॉजिटिव में तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आता। लेकिन अगर निगेटिव में देता हूँ तो थोड़ा देर तक तो नहीं बढ़ेगा, ये बहुत कम करंट बढ़ता है रिवर्स बायस में। बायसिंग इसमें बोलते हैं, ये फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस में। कुछ समय के बाद ब्रेकडाउन आ जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल जाता है और करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है, इससे डायोड खराब हो जाता है यहाँ पे। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जब आया तो ये पूरा सडनली करंट इंक्रीज हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसका करंट बढ़ेगा। इसमें क्या है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा। तो घुमा फिरा के बात वही होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस यूनिलैटरल डिवाइस होता है, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल है। सेमीकंडक्टर डिवाइस में कहीं भी सेमीकंडक्टर डिवाइस आया तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि 10th में सेमीकंडक्टर डिवाइस आपको देंगे नहीं, जितना भी नेटवर्क यहाँ पे सब रेसिस्टिव नेटवर्क रहता है। ना तो यहाँ पे इंडक्टर की बात होती है ना कैपेसिटर की, इंडक्टेंस भी नहीं रहता, कैपेसिटेंस भी नहीं रहता, प्योरली रहता है रेसिस्टिव नेटवर्क। प्योरली हर जगह रेसिस्टेंस की बात होती है, इसीलिए आप आराम से लगा सकते हो ओम्स लॉ 10th के हर एक क्वेश्चन पे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे। फिर भी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आपको समझा दिया ये। तो अब मैं इसको इरेज करूँगा, इसके बाद आप लोग को बताऊँगा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, रेसिस्टेंस का सब लिखता हूँ जल्दी से। और मैं ये वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए अच्छे से लिख के पहले ही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, तो चलो देखो अब रेसिस्टेंस क्या हुआ। रेसिस्टेंस इज द मेजर ऑफ, मैंने यहाँ लिख दिया, रेसिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ये एक अपोजिशन है, जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो करता है तो ये अपोजिशन प्रोवाइड करता है, उसके पाथ में एक अपोजिशन एक रेसिस्टेंस की तरफ खड़े रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का आप अभी तक से ये फॉर्मूला पढ़ के आ रहे थे। देखो क्या V बराबर आई आर, तो यहाँ से अगर I को मैं 1 ले लेता हूँ तो V बराबर R हो जाएगा। तो इसको एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 एम्पियर करेंट। ठीक है,
अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 एम्पियर करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ये इसका दूसरा टर्मोलॉजी में इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस रेसिस्टेंस को और थोड़ा डीप में समझने के लिए मैंने अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जिक्र किया था कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसके साथ साथ प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं अपने लैटिस स्ट्रक्चर में, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऐसे, दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ। तो देखो प्रोटॉन अपने लैटिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं ऐसे, तो ये यहाँ पे इसको बाधा होगा ना, प्रोटॉन एक तरह से इसको अपोज करेंगे फ्लो करने में, तो एज ए ये इसको रेसिस्टेंट आप ट्रीट कर सकते हो कि प्रोटॉन रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। ये तो बहुत अंदर डिटेल में इसकी बात हुई, यहाँ इसका डिफिनीसन है, ये डिफिनीसन है, ये भी एक डिफिनीसन इसका हो सकता है, होता ही है हालांकि। और दूसरा देखो यहाँ से आप समझ ही गए, ये मैं बता दिया। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये दोनों चीज़ आप लोग पढ़ोगे, फैक्टर अफेक्टिंग मैंने साथ में ही लिख दिया क्योंकि ये रेसिस्टेंस पढ़ा रहा था तो साथ में ही लिख दिया। ये दोनों क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग, आप लोग अच्छे से फ्रेश नोट बनाना, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो इसमें क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो रेसिस्टेंस एक और फॉर्मूला होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पे अपना, रो क्या है, रो है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ये डिपेंड करेगा आपका कंडक्टर पे, कंडक्टर टू कंडक्टर रेसिस्टिविटी चेंज होता है, उसका रेसिस्टिविटी प्रॉपर फिक्स होता है, ठीक है। एक देखो जनरल यहाँ पे आ जाती है आपकी, जनरल डॉट आता है लोग को, कि मैंने पिछले बार बोला था कि V बराबर आई आर, तो आई आर यहाँ पे मैंने बोला था आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, मतलब आर एक कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ रेसिस्टेंस रो एल अपॉन एट, रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा जब लेंथ और एरिया चेंज करूँगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट, यहाँ बोल रहा हूँ वेरिएबल है। तो कांस्टेंट किस लिए, देखो आर कांस्टेंट है किस लिए, जब एक बार वायर डिजाइन हो गया, एक बार जब आपका वायर डिजाइन हो गया तो उसका लेंथ और ये तो डिजाइन हो गया, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका थ्रू आउट लेंथ पे रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लो आप दूसरा वायर लेके आते हो सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो उसमें रेसिस्टेंस इसमें R1 है तो इसमें चेंज कर जाएगा R2, लेकिन आप पूछ सकते हो क्यों चेंज किया, इसका भी तो लेंथ और ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, लेकिन रेसिस्टेंस क्यों चेंज कर गया, तो रेसिस्टेंस चेंज किया रेसिस्टिविटी के कारण। जैसे आप कंडक्टर दूसरा लाए तो उसका रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। अब क्यों ना दोनों कंडक्टर आप कॉपर का ही लेते आओ, ठीक है, एकदम सेम मटेरियल सेम सब कुछ लेते आओ, लेकिन फिर भी उसके रेसिस्टिविटी में थोड़ा ना थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस आता है, इसलिए एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली आप लोग बोल सकते हैं कि R1 R2 के इक्वल है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में आप समझ गए, अक्सर ये डाउट आता है लोग को, तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग में क्या है, यहाँ से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि एक चीज़ जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ठीक है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में देखो ये आर बराबर रो एल अपॉन ए से, जब लेंथ को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब एरिया को इंक्रीज करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने डिक्रीज दिखा दिया, एरिया को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तब रेसिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब एक और रिलेशन होता है उसका टेम्परेचर से, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। ये आप लोगों को 12th का फॉर्मूला 12th में पढ़ना होता है, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, यहाँ आर नोट क्या है, ये इनिशियल टेम्परेचर पे आर की वैल्यू रेसिस्टेंस की, ठीक है, होता है। ये आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा 12th में। अभी मैंने बस फॉर्मूला लिखा है, इसीलिए लिखा क्योंकि मैं ये टर्म आपको बताना चाहता था, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता। अगर मैं डायरेक्ट बोल देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मेरे को ये रिलेशन लिखना पड़ा यहाँ पे। हालांकि रिलेशन का कोई यूज नहीं है 10th में, 12th में आप लोग इस रिलेशन को पढ़ते हो अच्छे से, और मैं पढ़ाऊँगा भी आप लोग को अच्छे से, बताऊँगा बहुत अच्छे से 12th के लेक्चर्स में, ठीक है। अभी 10th में मैंने लिख दिया, बस आप लोग रिलेट कर पाओ अच्छे से। तो 3 फैक्टर पे रेजिस्टेंस हुआ डिपेंड किया, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में ये हो गया, आप लोग को मैंने ओम्स लॉ बता ही दिया, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कैसे, कि जब वो सीरीज में है पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या बन के आता, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे। पैरेलल का फॉर्मूला डिफाइन करूंगा, डिराइव करूंगा, उसका आपका सीरीज का फॉर्मूला डिराइव करूंगा, उसके बाद सीरीज पे क्वेश्चन दूंगा, पैरेलल पे क्वेश्चन दूंगा, मिक्स क्वेश्चन दूंगा दोनों का, और कुछ स्पेशल